हमारे भाई अशोक पुत्र लीजिए आजू बाजू यूट्यूब में कहीं हम होंगे मार्केट खत्म हो जाएगी। मैं हूँ चालू कर दिया। आई एम के सेठी। मैं हूँ के सेठी SETI सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर ONGC बॉम्बे सीनियर क्लास 1 ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड विसल ब्लोअर। और मेरे रिकमेंडेशन एंटी करप्शन इन जनरल और इन पर्टिकुलर लोकपाल बिल, विसल ब्लोअर, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल, सिटीजन चार्टर बिल, RTA एक्ट में क्या क्या कमियां हैं और किसी ने नहीं देखा। और अन्ना हजारे से क्या क्या बेवकूफियां हो गई। ऑनेस्ट आदमी है, बाबा रामदेव भी ऑनेस्ट है, शरीफ है, लेकिन आसपास के लोगों ने मिसलीड करके उनसे कितनी बड़ी गलतियां करा दी। पब्लिक भुगत रही है, कई हजार करोड़ का नुकसान हो गया कंट्री को। वो मेरे डिटेल मेरी वेबसाइट पे है KKSCTHEE.blogspot.com KKSCTHEE.wordpress.com। और मेरे जो वीडियोस हैं जंतर मंतर के वो YouTube पे अपलोड किए हुए 3 कर दिए और हो रहे हैं। और बाद में उनका DVD वगैरह मार्केट में भी आएगा। और उस पे मेरी रिकमेंडेशंस है। और अन्ना हजारे और रामदेव का पुतला जलाने की हम क्यों सोच रहे हैं? दोनों ऑनेस्ट है, दोनों शरीफ है। तो रीजन जानने के लिए मेरी वेबसाइट देखिए, मेरे जंतर मंतर के वीडियो देखिए। और मेरा फेसबुक, ट्विटर, आरकुट में भी अकाउंट है KKSCTHEE। तो मेरी रिकमेंडेशन से कंट्री को कई हजार करोड़ का फायदा होगा और इंडिया बन जाएगी सोने की चिड़िया। दूध दही की नदियां बनेंगी, इनकम टैक्स हो जाएगा 0, ट्रेन टिकट फ्री, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन सब फ्री करा देंगे और कोशिश करेंगे एयर टिकट को भी करा देंगे। अच्छा, पहले मैं कुछ बोलूं। मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं मैडम सुनीता चौधरी का। बहुत बड़े, ये इंडिया के फर्स्ट ऑटो रिक्शा चालक हैं, पैंथर पार्टी के बहुत बड़े लीडर भी हैं और अभी प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए इन्होंने फॉर्म भी भरा है। मैडम दिखाइए फॉर्म जरा। फॉर्म है इधर और ये अभी सर के लिए फॉर्म। तो मेरी शुभकामनाएं मैडम सुनीता चौधरी के लिए। उनका भविष्य अति उज्ज्वल है। तो इनके बराबर ऑनेस्ट कोई नहीं है, इनके बराबर कर्मठ कोई नहीं है। तो आप मिलेंगे तो समझेंगे इनमें और कितनी सारी क्वालिटीज है। तो मैं क्या बोल रहा था, नेहरू जी वैसे जब कुछ भूल जाते थे तो यही करते थे। हाँ, तो मैं बोल रहा था, तब तक याद कर लेते आगे क्या बोलना। तो अन्ना हजारे, बाबा रामदेव, मेरे लिए अन्ना हजारे, तुमने हाई कोर्ट
जजेस को पहले बोलते थे इनको हटाने वाला कोई नहीं है, ना पीएम हटा सकता है, ना प्रेसिडेंट, ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फिर इनको लोकपाल बिल से अलग क्यों कर दिया? लोकपाल के अंदर में क्यों नहीं रखा? किसने अपना चलाया तुम पे? तुमको कभी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गए क्या? किसी जज के सामने पिटीशन फाइल किया, आर्गू किया क्या? तो पब्लिक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ऑनेस्ट जजेस के फेवरेबल ऑर्डर के बाद भी धक्के खा रही है, क्योंकि करप्शन सिर्फ कैश और काइन में नहीं होता। अगर जज ने पैसा नहीं खाया, उल्टा पुल्टा ऑर्डर कर दिया, पूरी जमानत करने के बाद भी उसको मालूम नहीं राम कौन है और सीता कौन है, इस घमंड में कि मुझे को कौन हटा लेगा, 2/3 मेजोरिटी चाहिए पार्लियामेंट की हटाने के लिए उसको, तो अपनी गलती भी नहीं मानते। जो शरीफ जज है, गलती हो जाती है तो मान जाते हैं, उनकी महानता और बढ़ती है। जो अड़िया जज है, करप्ट ऑर्डर पास होने के बाद भी बोलते जो हो गया अगली स्टेज पे जाओ। ऐसा नहीं होता भाई, करप्ट ऑर्डर पास होगा तो लॉ में प्रोविजन है, उसको वापस लेना होगा। ऐसा नहीं बोल सकता कि रिव्यू कर लो, अपील कर लो हाई कोर्ट में, आगे चले जाओ एसएलसी सुप्रीम कोर्ट है। तो अन्ना हजारे, दूसरी चीज मेरे को ये बताओ कि पहले बोलते थे ये जो गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग्स है, गवर्नमेंट कॉर्पोरेट जिनको बोलते हैं, ओएनजीसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, एयर इंडिया, नेशनलाइज्ड बैंक, तो इनमें महाघोर करप्शन होता है और उनका पैसा चलता है गवर्नमेंट चलाने में, उनका पैसा चलता है, ब्यूरोक्रेट खा जाते हैं, मिनिस्टर खा जाते हैं, इलेक्शंस में चलता है, मीडिया को भी इन्फ्लुएंस करते हैं और एनजीओस को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। तो बताओ बाद में क्यों छोड़ दिया? गवर्नमेंट कॉर्पोरेट को लोकपाल के अंडर में क्यों नहीं रखा? तो वो लोकपाल बनाया क्यों भाई? जब लोकायुक्त को क्यों बनाया जब तक लोकपाल नहीं बना? भेदभाव हो गया सेंटर और स्टेट ऑफिसर्स के बीच में, ये तुमने नहीं देखा। और ये कॉर्पोरेट होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक तो गवर्नमेंट कॉर्पोरेट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, स्टेट में भी होती है, सेंटर में भी, ओएनजीसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, एयर इंडिया, नेशनलाइज्ड बैंक, इनके सीएमडी डायरेक्टर है, अपना पैसा थोड़ी होता है, अपने शेयर थोड़ी लगे उसके, तो वहां पे करप्शन होता है। दूसरे होते हैं प्राइवेट कॉर्पोरेट, टाटा बिरला अंबानी एक्सेट्रा। तो टाटा बिरला अंबानी की कंपनी में खुद टाटा बिरला अंबानी हेरा फेरी चीटे, ये करप्शन होने देगा? बिल्कुल नहीं होने देगा। वहां पे करप्शन का सवाल नहीं पैदा होता, सिर्फ गवर्नमेंट कॉर्पोरेट होता है। लेकिन टाटा बिरला अंबानी करप्शन क्या कर सकता है? इलेक्शन से पैसा देगा, दूसरे काम करेगा। तो वो सिर्फ इंडिया में नहीं होता, पूरे वर्ल्ड में होता है, कोई नई चीज नहीं है। तो तुम बात करो गवर्नमेंट कॉर्पोरेट को क्यों छोड़ दिया? और ये जो गवर्नमेंट सर्वेंट कितने टाइप के होते हैं बताता हूं मैं। एक तो होते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट, गजेटेड ऑफिसर, अंडर सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, ये मिनिस्टर के साथ में ही रहते हैं। और दूसरे होते हैं बेवकूफ बनाने के लिए पब्लिक सर्वेंट, ओएनजीसी, बीपीसीएल, इनके ऑफिसर्स को बोलते हैं पब्लिक सर्वेंट है, जबकि है दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट। ये करप्शन की वजह से है। पब्लिक सर्वेंट का मतलब होता है नाम के लिए गवर्नमेंट, अंदर से प्राइवेट। ये जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, इनको जूनियर अफसर होता है अंडर सेक्रेटरी, उसको हटाने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर चलता है, जबकि इनके जनरल मैनेजर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या गवर्नमेंट कॉर्पोरेट को हटा सकता है सीएमडी डायरेक्टर। तो अंडर प्रेशर होता है कि ये जज एंटी करप्शन कर रहा है, विसल ब्लोअर है, तो इसको कैसे भी करके हटा दो, छोटा मोटा चार्ज लगा के। और इनके
इन्वेस्टमेंट लॉबीज, ठेकेदारों की लॉबीज, कॉन्ट्रैक्टर्स लॉबीज, वो चाहते हैं काम ही कुछ ना करे, प्रोडक्शन भी कुछ ना करे, टेबल पे बैठ के साइन करे, खुद भी पैसे खाए। ये जो ब्यूरोक्रेट है, ज्वाइंट सेक्रेटरी, इनको भी खिलाए और मिनिस्टरों को भी खिलाए, इलेक्शन में भी पैसा दे, गवर्नमेंट भी चलाए और मीडिया भी चलाए। तो ये बदमाशी है, जबकि उनका एक ठेले का अपने शेयर नहीं है। दूसरा क्या है, फर्क क्या है कि ये जो बदमाशी की IPS लॉबी ने, ब्यूरोक्रेट्स ने अपने लिए रखे कैट पैड। पहले इनको भी हाईकोर्ट जाना पड़ता था, वहां जस्टिस हो ही नहीं सकता, तो अपने लिए बना ले ट्राइब्यूनल, कैट और बैट, स्टैचर एंड स्टेट। तो ट्राइब्यूनल और कोर्ट में क्या फर्क है? ट्राइब्यूनल और लोकपाल का बना एक जैसा ही है, और लोकायोग, और कोर्ट में जमीन आसमान का फर्क है। कोर्ट में क्या होता है, सालों साल बैठे कैसे ले रखते हैं, क्योंकि कोर्ट को फॉलो करना है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और लॉ ऑफ एविडेंस, जो कि ये जो ट्राइब्यूनल है या ये जो लोकायुक्त है, लोकपाल तो बेचारा भी पता ही नहीं, तो इनको नेचुरलनेस, लॉ ऑफ नेचुरलनेस, वो होता क्या है, कॉमन सेंस, जो समझ में आता है ऑर्डर करते। ये मिनिस्टर बोलता है, ये मिनिस्टर मेरे को बहुत तंग कर रहा है, लोकायुक्त जरा देख लो उसको, इंक्वायरी लगा दो, उसको हटा दो। अरे इंक्वायरी लगते चार्जशीट होते ही बोलते हैं जा तू पद छोड़ दे। अरे अभी इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हुई, बीच में पद छोड़ दे क्या? तो जो शरीफ है थोड़े वो छोड़ देते हैं, जो शरीफ नहीं है वो नहीं छोड़ते। वो शरीफ नहीं है मतलब जो अपना राइट लेना चाहते हैं। तो दूसरा क्या फर्क है, आपने ले रखे हुए ट्राइब्यूनल और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉर्पोरेट को, ऑफिसर्स को जाना पड़ता है 2 जजेस की बेंच पे, डिविजन बेंच, हाई कोर्ट। वो जजेस के पास में पिटीशन पढ़ने का टाइम नहीं है। उस कोर्ट में 2 साइड होती है, एक होता ओरिजिनल साइड, एक होता अपीलेंट साइड। एक्चुअली ओरिजिनल साइड के में होती है डायरेक्ट लाइन, अपीलेंट मतलब नीचे से आएगा ट्राइब्यूनल से या लोअर कोर्ट से ऑर्डर, जज उसको को 1 पेज का ऑर्डर या 10 पेज का पढ़ना है। जबकि जो फर्स्ट लर्निंग कोर्ट है उसको पूरी डिटेल में जाना है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो हाई कोर्ट डिविजनल बना तो हुआ है अपील के लिए, करवा देते हैं काम उसके ट्रायल कोर्ट के, टाइम होता नहीं बेचारों के पास, और जिला जज की दादा